गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी माँ। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि लाल को अब सज़ा सुना दी गई है और लाल की माँ एक पत्र जो आया है उसके पास वो पढ़वाने के लिए राइटर के पास जाती है। उसी समय राइटर की पत्नी लाल की माँ के साथ राइटर के पास आती है और उसके हाथ में एक पत्र था। तो राइटर जो है कहता है, अरे मैं अपने को रोक न सका और लाल की माँ तुम तो बिल्कुल पीली पड़ गई हो, ऐसा राइटर ने बोला। तुम इस तरह मेरी ओर निहारती हो मानो कुछ देखती ही नहीं हो। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? उसने चुपचाप राइटर के हाथ में एक चिट्ठी दे दी। राइटर ने देखा उस पर जेल की मुहर लगी हुई थी और सज़ा सुनाने के बाद वह वहीं भेज दिया गया था। जो लाल है सज़ा सुनाने के बाद सीधा जेल भेज दिया गया था और जेल से ही ये पत्र आया है। मैं पत्र निकालकर पढ़ने लगा और उसकी यह लाल की आखिरी चिट्ठी थी। मैंने कलेजा रुखाकर उसे ज़ोर से पढ़ दिया, मतलब अपनी इमोशंस को रोकते हुए ज़ोर से जल्दी से पढ़ दिया। पहले लिखा था, माँ जिस दिन मुझे यह पत्र मिलेगा, जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा, उसके सवेरे मैं बाल अरुण यानी उगते हुए सूरज के किरण रथ यानी जब सूरज की किरणें निकलेंगी तब पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फ़ायदा? मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर की जननी हो यानी माँ हो और रहोगी। मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ माँ? जब तक पवन सांस लेता है, सूरज चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामयी गोद से दूर खींच सकता है? दिवाकर थमा रहेगा, दिवाकर यानी सूरज, अरुण रथ लिए जमा रहेगा, मैं बंगड़, वह यह सभी तेरे इंतजार में रहेंगे। मतलब कि वो कहते हैं जब हमारी डेथ हो जाएगी, जब तुझे ये चिट्ठी मिलेगी, मैं चाहता तो तुझसे मिल भी सकता था, पर क्या फ़ायदा? तू तो मेरी जन्मों जन्मों की माँ है। जब मेरी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तब जो है मैं आसमान में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे, हाँ माँ हाँ, तेरा लाल। कांपते हाथ से पढ़ने के बाद पत्र को मैंने उस भयानक लिफाफे में भर दिया। भयानक लिफाफा इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें मौत का पैगाम था और एक माँ के दिल को उसे पढ़कर धक्का लगा था, इसलिए कहा है भयानक लिफाफा। मेरी पत्नी की विकलता हिचकियों में चढ़कर कमरे को करुणा से कपाने लगी, मतलब उसकी वाइफ हो जो रोने लगी हिचक हिचक के, मगर वह जानकी ज्यों की त्यों लकड़ी पर झुकी पूरी खुली और भावहीन आंखों से मेरी ओर देखती रही, मानो वह उस कमरे में थी ही नहीं। जो लाल की माँ थी वो एकदम मूर्ति की तरह खड़ी की खड़ी ही रह गई, जैसे कि वो कमरे में है ही नहीं। उसके दिल को इतना ज़्यादा ठेस लगा था कि उसको क्या पता था कि इस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। क्षण भर बाद हाथ बढ़ाकर मौन भाषा में उसने पत्र मांगा, मतलब बिना कुछ बोले उसने राइटर से चिट्ठी ले ली और फिर बिना कुछ कहे कमरे से के फाटक के बाहर हो गई, गुड़ुर गुड़ुर लाठी टेकती हुई। इसके बाद शून्य सा होकर मैं धम से कुर्सी पर गिर गया, मतलब राइटर भी बहुत ही दुखी था और धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गया। माथा चक्कर खाने लगा, उस पाजी लड़के के लिए नहीं बल्कि उसकी माँ के लिए, जो बेचारी भोली है, बूढ़ी है, लाल की माँ के लिए। आह वह कैसी स्तब्ध थी यानी चुप थी। उतनी स्तब्धता किसी दिन प्रकृति को मिलती तो आंधी आ जाती, जैसे आंधी आने से पहले जो है एकदम सन्नाटा सा हो जाता है, हवा बिल्कुल गुम हो जाती है, उसके बाद आंधी आती है, तेज आंधी। तो वही वो कह रहा है, समुद्र पाता तो बौखला उठता, मतलब उसके दिल में, माँ के दिल में जितनी हलचल थी, अगर समुद्र को या प्रकृति को मिल जाती तो प्रलय आ जाती, ये कहना चाहता है राइटर। जब एक का घंटा बजा मैं जरा सकबगाया, ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो हरारत पैदा हो गई है यानी बुखार सा हो गया, माथे में, छाती में, रग रग में दर्द होने सा लगा। लाल के बारे में सोच सोच के, उसकी माँ के बारे में सोच सोच के पत्नी ने आकर कहा, बैठे ही रहोगे, सोओगे नहीं? मैंने इशारे से उन्हें जाने का कहा। फिर मेजिनी की जिल्द पर नजर गई, उसके ऊपर
पड़े रबर पर भी। फिर अपने सुखों की, जमींदारी की, धनिक जीवन की यानी सुखी जीवन की, पैसे वाला था राइटर, उस जिंदगी की याद आई राइटर को, और उस पुलिस अधिकारी की निर्दयी, नीरस, निस्सार आंखों की स्मृति कलेजे को कपकपाने लगी। फिर रबर उठाकर मैंने उस पाजी का पेंसिल खंचित नाम पुस्तक की छाती पर से मिटा डालना चाहा। फिर वो याद आने लगा कि वो कहता है माँ। उसकी माँ भी जो थी राइटर, वो लाल की माँ, वो चिट्ठी लिए रात के 1-1:30 बजे भी अपने घर के बाहर बिना ताला खोले घर का बाहर ही पड़ी थी और कराह रही थी। राइटर को सुनाई पड़ा वो हाय हाय कर रही है, मामा कर रही है, लाल की माँ करा रही है। मैं रबड़ हाथ में लिए दहलते दिल से खिड़की की ओर बढ़ा। लाल के घर की ओर कान लगाने पर सुनाई न पड़ा। मैंने सोचने लगा ऐसे ही मेरे कान का वहम होगा। वह अगर कराहती होती तो एकाध आवाज़ और अवश्य सुनाई पड़ती। वह कराहने वाली औरत है भी नहीं। रामनाथ के मरने पर भी उस तरह नहीं घिघियाई जैसे साधारण स्त्रियां ऐसे मौके पर रोया करती हैं। मतलब वो चिल्ला चिल्ला के दहाड़ दहाड़ के जैसे औरतें रोती हैं, वो कहता है ऐसे वो अपने पति के मरने पर भी नहीं रोई थी, वो गम सह लेती है। मैं पुनः सोचने लगा वह उस नालायक के लिए क्या नहीं करती थी। खिलौने की तरह, आराध्य की तरह उसे दुलारती और संवारती फिरती थी, पर वह छोकरा। फिर माँ की आवाज़ आती है, हाय माँ, ऐसे। फिर वही आवाज़, जरूर जानकी रो रही है, जरूर वही बेचैन है, मजबूर है, बिलक बिलक कर रो रही होगी। हाय री माँ, अभागिन वैसे ही पुकार रही है जैसे वह बाजी गाकर मचलकर स्वर को खींचकर उसे पुकारता था। मतलब लाल की माँ लाल की याद करते हुए उसी तरीके से आवाज़ लगाती है, माँ, हाय री माँ, ओ री माँ, ऐसे। अंधेरा धूमिल हुआ, फीका पड़ा, मिट गया, यानी कि सुबह हो गई। उषा पीली हुई, लाल हुई, रवि रथ लेकर वहाँ क्षितिज से उस छोर पर आकर पवित्र मन से खड़ा हो गया। मुझे लाल के पत्र की याद आ गई। माँ, फिर आवाज़ आई, मानो लाल पुकार रहा था, मानो जानकी प्रतिध्वनित की तरह उसी पुकार को गा रही थी। मेरी छाती धक धक करने लगी। मैंने नौकर को पुकार कर कहा, देखो तो लाल की माँ क्या कर रही है। जब वह लौटकर आया तब मैं एक बार पुनः मेज और मेजिनी के सामने खड़ा था, हाथ में रबर लिए उसी उद्देश्य से, यानी कि इरेज करने के लिए लाल का नाम। उसने घबराए स्वर से कहा, हुजूर, उनकी तो अजीब हालत है, घर में ताला पड़ा है और वे दरवाजे पर पांव पसारे हाथ में कोई चिट्ठी लिए मुंह खोल मरी पड़ी बैठी हैं। हाँ सरकार, विश्वास मानिए वे मर गई हैं, सांस बंद है और आंखें खुली हुई। तो बेटा इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपको खुद करने हैं, पर कल मैं इसको डिफाइन कर दूंगी। थैंक यू बेटा।